हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में। यानी कि राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड जो स्टॉक है ये बेसिकली डायमंड और ज्वेलरी से रिलेटेड इसका सेक्टर है। करंट प्राइस 321.60 के ऊपर चल रही है। आज अपन इस स्टॉक का फंडामेंटल, टेक्निकल और उसके अलावा चार्ट को डिटेल से एनालाइज करने वाले हैं, ताकि आपने अगर इसके अंदर होल्डिंग कर रखी है तो आपका लॉस कितना हो रहा है उसको अपन देखेंगे। और अब आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए स्टॉक के बारे में। क्या आपको स्टॉक को बेच देना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए, या फिर इसका रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, इसका नेक्स्ट वाला सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। क्योंकि मैंने इसका चार्ट देखा है, अभी तो लगातार ये स्टॉक गिरता जा रहा है और जिन्होंने इसके अंदर होल्डिंग कर रखी थी उनको बहुत अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा। तो अब आपकी क्या रणनीति है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक एक चीज़ डिटेल के अंदर समझ में आ जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसके लिए अपन वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले अपन बात करेंगे फंडामेंटल एनालाइज की। फंडामेंटल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप देखिए सबसे पहले इसके मार्केट कैप को। तो मार्केट कैप यहाँ पे इसका जो है वो है दोस्तों कि 9,445 करोड़ का, यानी कि 9,445 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 1 के ऊपर चल रही है। डिविडेंड यील्ड जो इसने दिया था 0.31 का दिया था, और 421 के ऊपर बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर चल रही है ये। उसके बाद में सेक्टर का पी जो चल रहा है वो 92 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पीबी रेशियो 0.76 से बहुत अच्छा है ये, मतलब थोड़ा सा कम है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों स्टॉक का पी 12.95 के ऊपर चल रहा है, ये थोड़ा सा कम है। मैंने आपको बता रखा है कि जो सेक्टर का पी है उससे स्टॉक का पी कम होना चाहिए। और अगर स्टॉक का पी 20 के आसपास चल रहा है तो वो एक नॉर्मल रेंज होती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें ईपीएस की, तो वो 24.83 चल रही है। यानी कि अगर ईयर ऑन ईयर के बेस पे बात करें तो 39.15% की इसके अंदर अर्निंग पर शेयर के अंदर कमी आई है। अब अपन इस स्टॉक के कुछ और फंडामेंटल देख लेते हैं। इसके चार्ट को अपन बाद में एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसने कर रखी है। तो यहाँ पे होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो देखिए, ब्राइट इंडिया फंड ने 8.81% की इसके अंदर सबसे ज़्यादा होल्डिंग कर रखी है। उसके बाद में छोटे मोटे लोगों ने होल्डिंग कर रखी है। इसके अंदर जो ट्रेंड बना हुआ है मनी कंट्रोल के द्वारा, बेरिश ट्रेंड बता रहा है यहाँ पे कि आने वाला टाइम जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड रहेगा। और उसके बाद में इसके फंडामेंटल अपन और अच्छे से डिटेल चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर और जो टेक्निकल इंडिकेटर है सारे नेगेटिव साइन दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इसके वॉल्यूम को और देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 13 लाख का वॉल्यूम एक महीने पहले ट्रेड हो रहा था, वो लगातार कम होता गया। हालांकि येस्टरडे को जरूर इसका वॉल्यूम 9 लाख का ट्रेड हुआ था, और अब कल का जो मार्केट ओपन हुआ था उसके दिन सिर्फ 4 लाख का वॉल्यूम इसने ट्रेड किया है। उसके बाद में लगातार वॉल्यूम के अंदर कमी आती जा रही है। इसका मतलब लोग अब इसके अंदर सेलिंग का जो प्रेशर बना हुआ था उसके अंदर शायद कंसोलिडेशन हो रहा होगा। तो अब आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या फिर इसको और बाय करना चाहिए, या फिर आपने स्टॉक के अंदर एंट्री बना रखी तो आपकी क्या पोजीशन है। उन सारी चीज़ों का अपन डिटेल में आगे और समझेंगे। लेकिन अब अपन इसकी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ कि नेट सेल्स डाउन ईयर ऑन ईयर 30.69%, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसकी जो नेट सेल्स है उसके अंदर कमी आई है। और वहीं पे जो इडिप्टा होता है, इडिप्टा भी ईयरली और ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर डाउन हुआ है 94.69% से, यानी कि नेट सेल्स और इडिप्टा दोनों के अंदर डाउनफॉल आया है। यहाँ पे इसकी एक न्यूज़ है, न्यूज़ को आप एक बार देख लीजिए कि राजेश एक्सपोर्ट कंसोलिडेटेड दिसंबर 2023 नेट सेल्स एट RS 65,476.79 करोड़, डाउन 30.69% ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। मैंने आपको बता ही दिया है इडिप्टा के अंदर कमी आई है और नेट सेल्स के अंदर कमी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको स्टॉक के अंदर अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने एंट्री कर रखी है तो अब आपको इसके अंदर स्टॉक को सेल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको चार्ट के ऊपर एनालाइज करके बताऊंगा, ताकि आपका पैसा बच सके। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपका जो पैसा लगा रखा है वो नहीं डूबना चाहिए। और अगर लॉस हो भी रहा है तो जितना हो रहा है उससे ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। जो है उसको बचा लीजिए। मेन कैपिटल प्रिजर्व रहना चाहिए। अगर आपका कैपिटल प्रिजर्व रहेगा तो आप इस स्टॉक को छोड़ के दूसरे में और ख़रीदारी कर सकते हैं, और उसको अगर ख़रीद लेंगे तो इससे अच्छा प्रॉफिट उसमें हो सकता है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए बिल्कुल। अब अपन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इसके रेवेन्यू वगैरह और नेट प्रॉफिट जो है उनको देख लेते हैं। क्वार्टर बेस, एनुअल बेस के ऊपर मैं रेवेन्यू की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसके 2022 के रेवेन्यू को देखिए कि 2,43,127 करोड़ का इसने 2022 के अंदर रेवेन्यू जनरेट किया था। ठीक है, इसके बाद में जो रेवेन्यू बढ़ा 2023 के अंदर
कि 3,39,679 करोड़ का इसने 2023 के अंदर रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। अच्छा, अपन को सिर्फ ईयरली बेस के ऊपर तो अपन ने रेवेन्यू को देख लिया, क्वार्टर बेस के ऊपर देखिए। क्वार्टर बेस के अंदर इसके अंदर रेवेन्यू के अंदर कमी आई है। सितंबर क्वार्टर के अंदर इसके रेवेन्यू में कमी आई थी, उसी की वजह से स्टॉक के अंदर डाउनफॉल चल रहा है। हालांकि दिसंबर वाला क्वार्टर जो अभी रिजल्ट आया उसके अंदर थोड़ी बहुत सी रिकवरी हुई है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू के अंदर डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। 38,065 करोड़ का रेवेन्यू इसने सितंबर क्वार्टर के अंदर जनरेट किया था और वहीं पे दिसंबर क्वार्टर में वो बढ़ के 65,476 करोड़ का हो गया है। अब अपन इसके नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट को अगर आप यहाँ क्वार्टर बेस के ऊपर देखेंगे तो लगातार नेट प्रॉफिट के अंदर कमी आ रही है। तो रेवेन्यू के अंदर कमी आ रही है, नेट प्रॉफिट में कमी आ रही है। इसके बाद में इसकी जो नेट सेल्स है उसके अंदर कमी आई है, इबिटा जो है वो डाउन हो गया है। तो ये सारे इंडिकेशन हमें इसके स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड का साइन दे रहे हैं। और अभी इन सारी सिचुएशन को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपको एंट्री करनी चाहिए। एनुअल बेस के ऊपर इसके नेट प्रॉफिट को और मैं देखूं यहाँ पे तो एनुअल बेस के अंदर हालांकि बढ़ोतरी हुई है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी के टाइम में ये स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसकी ईपीएस को देखेंगे यानी अर्निंग पर शेयर को देखेंगे तो उसके अंदर कमी आई है। एनुअल बेस के अंदर ईपीएस के अंदर बढ़ोतरी हुई है, बीवीपीएस के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी की जो बात करें तो उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। और डेब्ट टू इक्विटी की बात करो तो उसके अंदर हालांकि थोड़ी सी कमी आई है पिछले साल की तुलना में। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा। यहाँ पे सेल्स की मैंने आपको बता ही दिया है कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर इसकी सेल्स 65,476 करोड़ की हुई थी, उससे पहले 38,065 करोड़ की हुई थी। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 12 करोड़ का हुआ है और वहीं पे पिछले क्वार्टर के अंदर 45 करोड़ का हुआ था, तो ये एक नेगेटिव बात है। यहाँ पे बैलेंस शीट को अपन देख लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर अपन के करंट के एसेट और लाइबिलिटी को देखना जरूरी रहता है। यहाँ पे करंट एसेट और लाइबिलिटी की मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए लाइबिलिटी को, अगर अपन देखें करंट की लाइबिलिटी को तो ईयर ऑन ईयर के बेस के ऊपर बता रहा हूँ तो 11,389 करोड़ की जो लाइबिलिटी थी पिछले साल थी, और अब लाइबिलिटी के अंदर 8,039 करोड़ की रहेगी, यानी लाइबिलिटी के अंदर कमी आई है, ये पॉजिटिव बात है। वहीं पर करंट एसेट को अपन देख लेते हैं कि करंट एसेट 21,290 करोड़ के एसेट पिछले साल थे और इस साल 19,497 करोड़ के रह गए। हालांकि लाइबिलिटी तो कम हुई है, लेकिन उसके साथ में इसके एसेट में भी कमी आई है। तो इसको अपन, इस पॉइंट को अपन पॉजिटिव नहीं मान सकते। एसेट के अंदर कमी आ रही है और लाइबिलिटी के अंदर भी कमी आ रही है, तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव बात है। एसेट बढ़ने चाहिए और लाइबिलिटी कम होनी चाहिए। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके कैश फ्लो को। कैश फ्लो के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेट कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव के अंदर चल रहा था मार्च 2022 में, और उसके बाद में 287 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो आया है मार्च 2023 के अंदर। तो कैश फ्लो के अंदर बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे देखिए अब इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं। प्रमोटर की 54.55% की प्रमोटर की होल्डिंग है, और जो है प्रमोटर की होल्डिंग के अंदर बढ़ोतरी हुई है। 54.05% की सितंबर क्वार्टर के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग थी और दिसंबर क्वार्टर में वो बढ़ के 54.55% हो गई, यानी कि पूरे 0.50% प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर बढ़ी है। पब्लिक की होल्डिंग 18.6% की है, वहीं पे डीआई की जो होल्डिंग है 11% और एफआईआई की होल्डिंग 15% की है। तो प्रमोटर के मामले में तो ये स्टॉक ठीक ही लग रहा है। तो प्रमोटर भी जो विज़न लेके चलते हैं वो लॉन्ग टर्म का लेके चलते हैं, शॉर्ट टर्म का लेके वो बिल्कुल नहीं चलते। बाकी उनको भी शॉर्ट टर्म के अंदर तो लॉस ही होता दिखेगा अगर वो शॉर्ट टर्म का लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अब अपन इसके इंपॉर्टेंट चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दे रहा है अपन को। यहाँ पे देखिए आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला जो पैटर्न बनता है चार्ट के टॉप के ऊपर बनता है, इससे पहले अगर अप ट्रेंड होता है तो इसके बनने के बाद में मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आने का साइन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी नेक लाइन बनी थी और उसके बाद में इस स्टॉक ने जो डाउन ट्रेंड दिखाया आपको खुद नज़र आ रहा है। फिर इस स्टॉक के अंदर फिर से अप मूवमेंट आई थी और यहाँ से बढ़ के ये ऊपर गया। यहाँ जाके फिर से इसने डबल टॉप का पैटर्न बनाया जिसे एम पैटर्न भी बोलते हैं बेसिकली, और इसके बाद में भी डाउन ट्रेंड आता है। तो 1 मंथ के ऊपर मैंने इसको अप्लाई कर रखा है और 1 मंथ के बेस के ऊपर तो ये स्टॉक हमें नेगेटिव साइन देता ही नजर आ रहा है। इसको मैं अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन करूँ तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपन इसके सबसे पहले इंडिकेटर अप्लाई करके देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर कैसा मूवमेंट बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म के अंदर अपन को क्या करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं आपको अभी से ही बता दूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर तो आप इसको बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर मैं आपको बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर डाउनफॉल चल रहा है और
इंडिकेटर जो है सारे नेगेटिव साइन दे रहे हैं। मैं अप्लाई करके भी बता दूंगा, लेकिन फिर भी मतलब कुछ नहीं है, सारे नेगेटिव साइन देते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये तो हमें नेगेटिव साइन दे रहा है, लेकिन अब क्या करें हम, अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो ये जो प्राइस पॉइंट मैंने 204 का ड्रॉ किया है, इस जगह पे आप अपना एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट लेके चलिए। अगर प्राइस इस रेंज के आसपास तक आ जाती है तो आपको 100% इसके अंदर बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि 204 का जो प्राइस पॉइंट मैंने आपको बताया, इसके पास आने की जो ये स्टॉक है पूरी कोशिश करेगा। रीज़न ये है कि इसके अंदर अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस टाइम के ऊपर मुझे इसके अंदर कोई भी सपोर्ट वगैरह या रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, वो कुछ इस जगह पे ऊपर है। यानी कि ये जो सपोर्ट अगर ये तोड़ के नीचे की तरफ चला जाता है तो इसके बाद में इसके अंदर डाउन ट्रेंड आएगा। शॉर्ट टर्म के अंदर तो मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छा पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करना चाहते हैं या फिर अगर आपने कर रखी है शॉर्ट टर्म की, तो इससे बाहर निकल जाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है, ऊपर जा सकता है ये फिर से, लेकिन एक 204 का आप एक स्टॉप लॉस, स्ट्रॉन्ग सा स्टॉप लॉस लेके चलिए। इस प्राइस पॉइंट तक स्टॉक आने की पूरी कोशिश करेगा, यहाँ से कंसोलिडेट करके प्राइस नीचे आएगी। हो सकता है ये जो मैंने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, यहाँ तक प्राइस फिर से जाए, यहाँ से कंसोलिडेट करके प्राइस फिर से 347 तक जाने की कोशिश करेगी। यहाँ से अगर ब्रेक कर देता है तो फिर प्राइस का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो इस प्राइस पॉइंट के आसपास, यानी 400 के आसपास फिर से जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी के टाइम में ये जो स्टॉक है कंसोलिडेट करके आसपास इस प्राइस पॉइंट के आसपास घूमेगा, और अगर यहाँ से जिस भी तरफ ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ तो जाने के चांस है कि 400 तक जाएगा, और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ से जाने के चांस है पूरे 204 के ऊपर। तो आप खुद भी समझ सकते हैं, इतने समझदार तो हैं आप, कि नीचे की तरफ लॉस ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। तो मैं आपको एक रिकमेंडेड करूँगा कि आप 303 रुपये के ऊपर अपना एक स्ट्रॉन्ग सा स्टॉप लॉस लगा के चलिए। एंट्री अगर अभी बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री मत बनाइए, अभी कोई भी चांस नहीं लग रहा है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा। थोड़ा सा और करेक्शन होगा स्टॉक के अंदर और नीचे आएगा ये तो बात हो गई एंट्री करने वालों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, जिन्होंने इसके अंदर होल्डिंग कर रखी है उनका क्या? कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना यार बेचारे, जिन्होंने मतलब पूरे हाईएस्ट प्राइस पॉइंट के ऊपर इसको बाय किया होगा। यानी कि हाईएस्ट प्राइस पॉइंट का अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो आप मिनिमम आपने अगर 500-600 रुपये के आसपास भी अगर कहीं पे भी जिस भी प्राइस पॉइंट के ऊपर बाय किया है, उनके लिए रिकमेंडेशन यही है यार कि जितना अगर आपने बिल्कुल टॉप के ऊपर बाय किया तो आपको तो आई थिंक आपका कैपिटल लगभग नेगेटिव इतना ज़्यादा हो गया होगा कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा एक तरीके से। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको जितना भी लॉस हो रहा है उसको लेकर के आप एक बार निकल जाइए। जब इस स्टॉक की प्राइस करेक्शन करके थोड़ी सी और नीचे आ जाती है, अगर आपको ये स्टॉक इतना ही पसंद है तो करेक्शन करके नीचे आ जाती है, तब आप इस स्टॉक के अंदर फिर से एंट्री बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर ये ऊपर जाएगा, लेकिन कितने दिनों में जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप अभी के टाइम में इस स्टॉक से बच के रहिए। जिन्होंने होल्डिंग कर रखी है वो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। शॉर्ट टर्म के अंदर गिरावट होगी इसके अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये ऊपर जाएगा, ज़रूर जाएगा। तो अगर आपकी कैपेसिटी है थोड़ा सा और रिस्क लेने की, तो लॉन्ग टर्म वाले भी तो अपना थोड़ा सा कैपिटल अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी है आपकी, तो थोड़ा सा और होल्ड करके रख लीजिए। आने वाले टाइम में करेक्शन होए तब आप इसके अंदर बने रहिए, हो सकता है करेक्शन हो जाए, लेकिन अभी के टाइम में स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। इसके बारे में अगर आपके कुछ और डाउट रह गए हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उनको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन्हीं टॉपिक को शॉर्ट में समझना हो तो मैंने शॉर्ट का अलग से एक और चैनल बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।